निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें से साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है, एथिलीन आपका पादप हार्मोन है और जिब्रेलिन आपका पादप हार्मोन है, लेकिन आपका जो इंसुलिन है यह पादप हार्मोन नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं कुछ अन्य जो पादप हार्मोन है उनको मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, इसके अलावा एफसीसी अम्ल हो गया, एथिलीन हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, तो ये सभी आपके पादप हार्मोन है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में जो आपका इंसुलिन है वह पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। इसमें से कौन सा पादप हार्मोन आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन, ये आपका पादप हार्मोन है। इसके अलावा ऑक्सिन हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन के अलावा आपका हो गया जिब्रेलिन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया। इसके अलावा एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल जो है आपका, यह भी आपका पादप हार्मोन है। और इसके अलावा आपका जो एथिलीन है, एथिलीन भी आपका क्या है, तो पादप हार्मोन है। इसे भी आपके पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, ये सभी आपके पादप हार्मोन है। इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो सेकंड प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन जो है आपका पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ आपको पादप हार्मोन दिए गए हैं और एक तरफ आपको उनका कार्य दिया गया है, तो इसको आपको सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सिन का कार्य होता है शिखर प्रधानता का, यानी कि शिखर प्रधानता का कार्य करता है आपका ऑक्सिन। यानी कि ऑक्सिन इसमें से क्या हो जाएगा आपका, ए का 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा आपका, तो ए का आपका 4 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सिन जो आपका होता है यह जो है शिखर प्रधानता से रिलेटेड है आपका ऑक्सिन। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन की जो अधिक मात्रा होती है वो तने की वृद्धि को प्रेरित करती है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है अगर उसकी अधिक मात्रा होती है तो वह तने की यानी कि स्टेम की जो वृद्धि होती है उसको प्रेरित करता है। जबकि ऑक्सिन की अगर मात्रा, ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा कम होती है तो वह जड़ की वृद्धि को प्रेरित करती है। तो इसे आप याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे ऑक्सिन का संबंध आपका शिखर प्रधानता से हो गया, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। जिब्रेलिन्स का संबंध किससे है, तो जिब्रेलिन्स का संबंध आपका हो जाएगा कोशिका वृद्धि से, यानी कि आपका बी का 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। साइटोकाइनिन का संबंध किससे है, तो साइटोकाइनिन का संबंध आपका हो जाएगा कोशिका विभाजन से हो जाएगा, यानी कि आपका सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। इसके बाद एब्सिसिक अम्ल का संबंध आपका हो जाएगा वृद्धि अवरोधक, यानी कि आपका जो एब्सिसिक अम्ल होता है इसको हम वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी कहते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा, ये सभी आपके सभी पादप हार्मोन है। तो आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा वृद्धि अवरोधक, यानी कि 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ए का 4 यानी कि ऑक्सिन का शिखर प्रधानता हो जाएगा। जिब्रेलिन्स का आपका हो जाएगा 1 यानी कि कोशिका वृद्धि हो जाएगा। सी का 2 यानी कि साइटोकाइनिन का आपका हो जाएगा कोशिका विभाजन। और डी यानी कि एब्सिसिक अम्ल आपका होता है क्या होता है, तो यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, यानी कि 4, 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर लिखा गया है ए का 4, 4, 1, 2, 3। तो आप इसको कम से कम याद कर लीजिएगा कि कौन से पादप हार्मोन का क्या कार्य होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका जो ऑक्सिन हार्मोन है, पादप हार्मोन, इसका जो प्रयोग है खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो इससे आप याद रखिएगा, खेतों में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट करने में भी आपका ऑक्सिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो जिब्रेलिन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, पौधों की लंबाई में वृद्धि से संबंधित आपका जो हार्मोन होता है वो होता है जिब्रेलिन्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन इसमें से कौन सा है, यानी कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, सूखा सहिष्णुता से संबंधित आपका हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। तो आप इसे याद रखिएगा, आपका जो पादप हार्मोन होता है और एब्सिसिक अम्ल, यही आपका सूखा सहिष्णुता से संबंधित होता है। इसको हम कहते हैं वृद्धि अवरोधक, इसको हम कहते हैं वृद्धि अवरोधक अम्ल, वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी कहा जाता है आपका एब्सिसिक अम्ल को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है वो है, और कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है आपका एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, एसीटिलीन का जो प्रयोग है यह कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एसीटिलीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का यहाँ पे कार्य आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके पादप हार्मोन, आपका पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, इसका कार्य क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या ऑप्शन दिया गया है, यह पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद यह प्रसुप्ति काल को कम करता है और जड़ता को रोकता है, यह भी इस कार्य है आपका साइटोकाइनिन का। इसके अलावा यह कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है, यानी कि ये तीनों जो कार्य दिए गए हैं ये साइटोकाइनिन के ही कार्य हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो कार्य हैं ये साइटोकाइनिन के ही कार्य हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों के ऊपरी सिरों पर बनता है, यानी कि पौधों के ऊपरी सिरों पर बनने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन या पौधों के ऊपरी सिरों पर बनता है तथा यह सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इसकी जो अधिक मात्रा होती है तने के वृद्धि को प्रेरित करती है। तने की वृद्धि को, अगर मान लीजिए आपके पौधे में ऑक्सिन की मात्रा, ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वह तने की वृद्धि को प्रेरित करता है। वहीं अगर पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो कम मात्रा जो होती है ऑक्सिन हार्मोन की वह जड़ की वृद्धि को प्रेरित करती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो आपका सबसे उपयुक्त भाग होता है वो होता है परागकोश। तो आप इसे याद रखिएगा, परागकोश जो होता है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, परागकोश। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भ्रूण किसमें मिलता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भ्रूण होता है वह दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसमें मिलता है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो आपका जो भ्रूण होता है यह किसमें मिलता है? तो भ्रूण आपका मिलता है बीज में। आप इसे याद कर लीजिएगा, बीज में जो है आपका भ्रूण पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं क्या? तो इसको कहा जाता है सजात पुष्पी परागण। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं सजात पुष्पी
परागण, या इसको आप कह लीजिए स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कह लीजिए, या इसको सजात पुष्पी परागण कह लीजिए, दोनों एक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के पराग कोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में रूपांतरण हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सजात पुष्पी परागण को हम कहते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मरुदभिद जो होते हैं पौधे, यह किस दशा में पनपते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। जो मरुदभिद होते हैं किस दशा में पनपते हैं। तो आपके जो मरुदभिद होते हैं ये इस प्रकार के पौधे होते हैं जो शुष्क वातावरण में, आप याद रखिएगा, उष्ण और जो शुष्क वातावरण होता है उसमें ये पौधे पनपते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपके जो मरुदभिद पौधे होते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं। फैक्ट भी आप याद देखिएगा, मरुदभिद पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं। इसके अलावा इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा लंबे होती हैं और गहरी होती हैं, तथा इनका जो तना होता है, उनका जो स्टेम होता है वह काफ़ी ज़्यादा मांसल होता है, जिससे कि जो जल होता है वह अत्यधिक मात्रा में उसका जो न्यूनतम हो हानि हो सके, यानी कि जल यानी कि पानी का कम हानि करने के लिए जो है इनकी जो तने होता है काफ़ी मांसल हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं इनकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा कांटेदार होती हैं। इसके अलावा इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, अत्यधिक लंबी और अत्यधिक गहरी इनकी जड़ें होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सभी खासियत होती हैं आपके मरुदभिद पौधों की, तथा ये उष्ण एवं शुष्क वातावरण में पनपते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है, यानी कि इसमें से कीटहारी पादप कौन सा है। तो इसमें से आपका जो कीटहारी पादप है वो हो जाएगा घटपर्णी। आप याद रखिएगा, घटपर्णी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका कीटहारी पादप होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, घटपर्णी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंचन निम्नलिखित में से किसकी उत्तम किस्म है, यानी कि उन्नत किस्म है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से इसमें से जो आपका आंवला वाला ऑप्शन है सी, आंवले की जो उन्नत किस्म है उसको हम कहते हैं कंचन। तो आप इसे याद रखिएगा, कंचन जो होती है यह आंवले की एक उन्नत किस्म मानी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका जो आंवला होता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी कि इसमें से 4 युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है। एक तरफ आपको फसल दी गई है और एक तरफ उनकी प्रजातियां दी गई हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वरुणा जो है सरसों की एक प्रजाति है, सपना मटर की एक प्रजाति है, लेकिन सूर्या यहाँ पे अलसी की प्रजाति नहीं है, बल्कि सूर्या जो है यह आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत दिया गया है। और इसके अलावा मूंगफली की प्रजाति का नाम है कौशल। तो यहाँ पे ए, बी और डी बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो सी वाला ऑप्शन था यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, सूर्या जो है अलसी की प्रजाति नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो गया प्रश्न। हाँ, तो आंसर यहाँ पे आप देख रहे हैं अलसी और सूर्या वाला जो ऑप्शन है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किया जाता है किससे। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो होता है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइकेन से। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फलीदार पौधा है जो पेट्रोपादप भी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करंज। करंज जो होता है यह फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप भी होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बायोडीजल बनाने के लिए दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपका जो रतन जोत वनस्पति होता है, रतन जोत को हम इंग्लिश में कहते हैं जेट्रोफा। क्या कहते हैं इसको, हम जेट्रोफा कहते हैं। अब आप अगर जेट्रोफा ऑप्शन में दिया होता तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लगा लेते, लेकिन यहाँ पे जेट्रोफा का नाम
और उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया गया है रतन जोत कर दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जेट्रोफा होता तो बहुत लोग इसका आंसर दे दिए होते। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रतन जोत या जेट्रोफा। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यही जो होता है वनस्पति, इसका जो उपयोग है बायोडीजल बनाने में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है? तो आपका जो चिलगोजा होता है यह पाइन से जो है प्राप्त किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। पाइन से जो है आपका यह चिलगोजा जो है प्राप्त किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। पाइन के बीज से, यानी कि पाइन का जो बीज होता है उसी से जो चिलगोजा होता है वह प्राप्त किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सीरा जो है निम्नलिखित में से किसका सबसे उत्तम कच्चा माल होता है, यानी कि रॉ मटेरियल किसका होता है? सीरा सबसे उत्तम, तो जो आपका सीरा होता है, सीरा जो है पावर अल्कोहल के लिए सबसे उत्तम कच्चा माल माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अल्कोहल के लिए जो सीरा होता है सबसे अच्छा कच्चा माल माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो चाय की पत्तियां होती हैं उनमें आपको मिलेगा क्या? तो कैफीन। यह एक प्रकार का उत्तेजक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैफीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत, यानी कि जो समुद्री घास होती है वह दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसका सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपकी समुद्री घास होती है यह आयोडीन का, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह आयोडीन का मुख्य तथा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आयोडीन का। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका हींग है, हींग जो है यह वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आपका हींग है, हींग जो है आपका वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फेरूला प्रजाति के पौधे होते हैं। फेरूला प्रजाति के पौधों की जड़ों से जो आपका होता है यह हींग प्राप्त किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समुद्री जो खरपतवार है यह दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है? तो यह आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और केसर मसाला जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है, वर्तिकाग्र वाला जो हिस्सा होता है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र वाला जो पार्ट होता है यह केसर मसाला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि तुलसी के पौधे का जो औषधि महत्व होता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तुलसी के पौधे का जो औषधि महत्व होता है वह फिनाल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिनाल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण जो तुलसी होती है उसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पे एक तरफ आपको उत्पाद दिए गए हैं और उनका स्रोत दिया गया है। तो आपको इसको सुमेलित करना है सही तरीके से। तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे अफीम जो है किससे प्राप्त होता है? तो आपका जो अफीम होता है यह आपका फल से प्राप्त होता है। तो अफीम का फल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। ए का यहाँ पे 3 हो गया। हींग को हमने अभी देखा था, हींग जो है आपकी किससे प्राप्त होती है? तो आपकी जो हींग होती है यह जड़ से प्राप्त होती है। तो हमने अभी देखा था जड़, यानी कि आपका हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। रबड़ जो है आपका किससे प्राप्त होती है? तना से हो जाएगा, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके बाद कुनैन जो है
छाल से प्राप्त होती है, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सुमेलित हो गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका जो हींग है यह फेरूला प्रजाति के पौधों की जड़ों से प्राप्त की जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कुनैन होता है, और कुनैन जो होती है आपकी जो मलेरिया की दवाई मानी जाती है, और यह सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था पादप कार्यकी का, उससे जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम कुछ अन्य जो 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपके बाकी रह गए हैं बायोलॉजी के, उनको हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।